नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। उन्हें पार्टी में दूसरी पंक्ति का नेता माना जाता है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की फहरिस्त में उनका नाम शामिल नहीं किया जाता। इस समय वे उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता है। शतरंज के खिलाड़ी के रूप में राजनाथ सिंह आज हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि आखिरकार उनकी रणनीति क्या होगी और उत्तर प्रदेश का समर जीतने के लिए वो कौन सी चालें चलने वाले हैं। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजनाथ जी, शतरंज की बिसात ऐसा लगता है पूरी देश में बिछ गई है। यहाँ संसद में लोकपाल को लेकर गर्मा गर्म बातचीत होने वाली है, बहस चल रही है बल्कि, और उधर उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गर्मा गया है। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में जब चुनावी समर और सियासी समर सज चुका है तो बीजेपी की नीतियों को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। या तो बीजेपी भ्रम में है या भ्रम बना कर रखना चाहती है। खासतौर पर लोकपाल के मसले पर यह बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? जहाँ तक लोकपाल का प्रश्न है, लोकपाल के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी की सोच पूरी तरह से स्पष्ट है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बराबर चिंतित रही है। एक सामान्य बातचीत में तो आप ये कह रहे हैं, लेकिन जब हम उसके स्पेसिफिक में जाते हैं, जैसे सीबीआई का मसला है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जंतर मंतर पर कुछ और कहते हैं और बाद में उनकी राय बदल जाती है। वो कहते हैं कि सीबीआई को लोकपाल के मातहत होना चाहिए। और फिर एक बात मैं पूरी तरह से साफ कर दूं आपको कि जिस समय संसद में इस विषय पर चर्चा प्रारंभ होगी, आपको यह देखने को मिलेगा कि कहीं पर कोई भ्रम नहीं है। पूरी तरह से हम लोगों की अवधारणा में क्लैरिटी है। और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह सीबीआई की बात आपने की। सीबीआई का जहां तक प्रश्न है, हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस सीबीआई होनी चाहिए। यह आपके स्टैंड में परिवर्तन है। जो जंतर मंतर पर अरुण जेटली ने कहा है, वो ये कहा है कि सीबीआई को, बल्कि सारे जो सरकारी महकमे हैं, उसको लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। ये स्टैंड में परिवर्तन, और अन्ना हजारे तक इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जहां तक इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी का प्रश्न है, इसको ध्यान में रखकर, इसको केंद्र बिंदु में रखकर ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी के सभी नेताओं का यही दृष्टिकोण है। इसमें कहीं पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं। ये जो बिल आया है, एक आप स्पेसिफिक बात इस पर नहीं करना चाहते, समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं कि बहस के दौरान ही हमारा स्टैंड साफ हो। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये कमज़ोर है, लचर है, बेकार है। बिल्कुल। कहाँ पर लचर है, कहाँ कमज़ोर है, कहाँ आपकी राय से इसमें नाते इत्तफाकी है? नहीं, मैं समझता हूं कि चाहे लोकपाल के सिलेक्शन का प्रश्न हो, उसमें क्या चाहते हैं, सिलेक्शन में आप क्या चाहते हैं? देखिए, अब यह मत हमसे इस समय मत पूछिए कि हम क्या चाहते हैं। हम लोगों ने बैठकर विचार किया है। जो भी विचार आना है वह संसद के दोनों सदनों में ही आएगा। हम उसको पहले से नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं, ऐसी क्या बाध्यता है जो आप नहीं बताना चाहते? बाध्यता है ना कि जो चीज, जो हमारा वक्ता होगा, जो वहां पर बोलेगा, मान लीजिए हमारे संसद के दोनों सदनों में हमारे लीडर अपोजिशन ही यदि विचार व्यक्त करेंगे, तो हम उसको पहले ही यदि हम पब्लिक में ला दें, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने तय किया है कि संसद के दोनों सदनों में ही हम आपके पार्टी के नेता जंतर मंतर पर जाकर और सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप मीडिया से ये बातचीत खोलकर नहीं बता सकते हैं कि ऐसा हमारे पार्टी की राय है। जंतर मंतर पर जब आपने कहा, जंतर मंतर हो अथवा रामलीला मैदान हो, जहां पर जो भी हमारे नेताओं ने बोला है, अथवा अपना जो भी डिसेंट नोट जिसमें कि 18 बिंदु हैं जो लिख कर दिया है, उससे कहीं पर कोई डेविएशन नहीं होगा। आपको उम्मीद है कि इस सत्र में जो एक मजबूत लोकपाल का एजेंडा है वो बनकर उसके सही रूप में सामने आ पाएगा, आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट की नीयत में खोट है। यह गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि एक सशक्त एवं प्रभावी लोकपाल बिल बने, ये संसद में पारित हो। वो नहीं चाहती है, कहीं ना कहीं खोट है। किस आधार पे कह रहे हैं आप? पहला आधार तो मैं आपको यही बतला रहा हूं कि उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटीज को जो है लोकपाल का जो गठन होगा इस बॉडी का, उसमें जो है माइनॉरिटीज को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। माने यह पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसको चैलेंज कर सकते हैं आप, इस पे बातचीत हो सकती है, कोर्ट में जा सकते हैं, तो लेकिन इससे रुकता तो नहीं है सारा मामला। क्यों नहीं रुकता? पूरी तरह से रुकता है। मैं कहता हूं कि मान लीजिए संसद उसे पारित भी कर दे, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कोई, तो निश्चित रूप से उसको पूरी तरह से जो है स्ट्रक डाउन कर देगी यह कोर्ट।
क्या होगा? इस मसले को स्ट्रक डाउन करेगी ना, लेकिन पूरे लोकपाल को तो स्ट्रक डाउन नहीं वो करेगी। वो सब मैंने पूरा बिल का ही कोई वो नहीं मतलब रह जाएगा, फिर से लाना पड़ेगा बिल। ये ऐसी तीन चीजें क्या अगर हो जाएंगी तो ये लोकपाल जो रखा गया है संसद में वो मजबूत हो सकता है। नहीं, हम लोगों का बस इतना ही कहना है, सशक्त एवं प्रभावी लोकपाल बिल होना चाहिए। अगर लोकपाल के चुनने की सीबीआई प्रक्रिया इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस सीबीआई होनी चाहिए जी, ये प्रभावी होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें जब चर्चा होगी तो फिर लेकिन अन्ना बोलेंगे हजारे की हमारे टीम कह रही है कि लोकपाल से सीबीआई को अलग करना गलत है, क्योंकि लोकपाल के पास जांच का अधिकार नहीं है, उसके पास जांच एजेंसी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, वो तो पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। आप इससे सहमत हैं? नहीं, तो इसका प्रोविजन किया जा सकता है, कैसे होगा क्या होगा, इस पर जो है बहस हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सीबीआई को लोकपाल के मातहत लाने के पक्ष में आपकी पार्टी नहीं, नहीं हम है। पक्ष अथवा विपक्ष का कोई सवाल ही नहीं है, पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। संसद में बहस होने वाली है, इसलिए मैं पहले कोई बात बोलकर अनावश्यक कोई विवाद इस पर नहीं खड़ा करना चाहता। मैंने बतला दिया कि हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस सीबीआई होनी चाहिए, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि एक सशक्त एवं प्रभावी लोकपाल बिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस समय जब संसद में बहस प्रारंभ होने वाली है, उसके पहले मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जो भी हमारे लोग बोलेंगे वह अधिकृत होंगे, जो हम लोगों ने चर्चा की है, जो निर्णय किया है, वही बोलेंगे। हाँ, लेकिन आपने एक बात साफ कर दी कि आप सीबीआई को लोकपाल के मातहत नहीं चाहते। बिल्कुल नहीं साफ किया है मैंने। आप इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कह रहे हैं। हमारे मुंह में शब्द मत डालिए, मैंने हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। आप जो कह रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, वो कैसे हो लोकपाल के मातहत, यह कैसे हो सकता है, एक बहस का विषय होगा। मतलब लोकपाल के मातहत रह के भी वो इंडिपेंडेंट हो सकती है, आप ये कहना चाहते हैं? चाहे जैसे भी, हम ये भी नहीं कहना चाहते हैं, चाहे जैसे हो, इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस एक सीबीआई की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सीबीआई का मसला सबसे क्रूशियल मसला है इस लोकपाल के संदर्भ में। क्रूशियल है, सबसे क्रूशियल है। हाँ, मैं मानता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये मुद्दा सुलझ जाए तो काफी रास्ता आसान नहीं, हो जाता है। मैं समझता हूं कि यदि सीबीआई की इंडिपेंडेंट नहीं होगी, ऑटोनोमस नहीं होगी, तो फिर लोकपाल भी ये इफेक्टिव कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब दो जिस भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि दो आपने वो भी कर पाना संभव नहीं बताई राजनाथ जी। एक तो सीबीआई का मसला है, दूसरा जो सिलेक्शन है लोकपाल का, वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें सरकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश खत्म हो जाए। लोकपाल का सिलेक्शन है, सीबीआई के डायरेक्टर का सिलेक्शन है जी। जब आप इंडिपेंडेंट बॉडी बना देंगे तो फिर उसमें सिलेक्शन की प्रोसेस भी शामिल हो ही जाएगी, फिर तो सरकार उसको चुनने का अधिकार नहीं होगा ना। नहीं, वो तो हम लोग लोकपाल भी चाहते थे। लोकपाल में सरकार ने तो बिल में जो लाया है उसमें तो सरकार का वर्चस्व रहेगा ही, तो फिर लोकपाल बनाने का औचित्य क्या है? राजनाथ जी, आपके साथ बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे हैं लोकपाल के बारे में, उनकी पार्टी की रणनीति की, और साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की। बने रहिए हमारे साथ, हम युग है और वो लोग। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बारे में, लोकपाल के बारे में, बीजेपी की रणनीति के बारे में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राजनाथ जी, क्या आपको लगता है सरकार घबराहट में कर रही है, दबाव में कर रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अन्ना का दबाव है, जल्दी करो जल्दी करो, एक बिल लाकर रख दिया? इसमें तो कहीं दो मत नहीं है कि ये अन्ना हजारे का आंदोलन प्रारंभ न होता तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम लोगों के लाख प्रेशर बिल्डअप करने के बावजूद यह सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए जो कुछ प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए उसने सरकार ने नहीं उठाया। इसने तो केवल एक जन आंदोलन के भय से ही यह कदम उठाया है, लेकिन भय से उठाया है, फिर भी नीयत साफ नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं कि ये जल्दबाजी में कर रहे हैं, एक बड़ा बिल है, एक महत्वपूर्ण बिल है, उस पर विचार होना चाहिए, और अगर थोड़ा वक्त और लगता है तो लगे। इस सरकार को समय पूरा मिला है, क्योंकि मैं समझता हूं अप्रैल या मई से ये आंदोलन अप्रैल से चल रहा है। अप्रैल से आंदोलन चल रहा है। सरकार की यदि नीयत साफ होती तो अब तक सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर
वह निश्चित रूप से एक बहुत ही सशक्त एवं प्रभावी लोकपाल बिल संसद में ले आती। क्या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी स्थिति बन रही है जैसा कि महिला आरक्षण बिल के साथ बन गई थी और ये बिल भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा अंततः? हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि बिल ठंडे बस्ते में न जाने पाए और सशक्त एवं प्रभावी लोकपाल बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो। हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में होने के नाते जितना हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए, उतना प्रेशर लेकिन संभावनाएं आप भी मान रहे हैं कि इसी तरह की बन रही है जिस तरह से उसमें तमाम दलों के विचार आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस इससे डरे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ये बिल पास ही हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के। नहीं, सरकार को सोचना चाहिए। मेजॉरिटी सरकार के पास है, सरकार की यदि नीयत साफ होगी तो यह बिल पास होकर रहेगा। लेकिन जो बिल लाया है इस बिल के पास होने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुलायम सिंह ये कह रहे हैं कि दरोगा भी अंदर कर सकता है इस तरह के बिल में, दरोगा भी मुलायम सिंह कह रहे हैं, तो ये आपको एक काल्पनिक भय लगता है या ये इस बिल को रोकने की कोशिश लगती है? इस सवाल का जवाब तो मुलायम सिंह जी ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कोई कह रहा है तो आपका असेसमेंट भी होगा ना। मैं इतना जानता हूं कि भ्रष्टाचार का रोग ये बहुत ही गंभीर हो चुका है, बहुत ही गंभीर हो चुका है इस देश में। और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश पाने के लिए यदि प्रारंभ में ही आजादी हासिल होने के बाद ही आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, क्या? मुलायम सिंह का जो भय है कि दरोगा भी अंदर कर सकते हैं इस तरह के लोकपाल में, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, क्या आपको लग रहा है ये आशंका कहीं इसका कोई आधार है या ये बिल को रोकने की कोशिश है? नहीं, मुझे तो कहीं आशंका नहीं लगती। जो भ्रष्टाचार करेगा नहीं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा नहीं, उसको कैसे उठाकर कोई बंद कर देगा? यह किसी भी सूरत में संभव नहीं है, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और इस आशंका जो लोगों के दिमाग में उठ रही है, खासतौर से संसद में जिसकी चर्चा हो रही है कि एक बड़ा लोकपाल अगर बन गया ताकतवर तो वो संसद के ऊपर हो जाएगा। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि संसद सर्वोपरि है। संसदीय जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद जो है सर्वोपरि है। संसद की जो सुपरमेसी है उस पर तो आंच नहीं आनी चाहिए जी। यह तो हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। जिस तरह के जन लोकपाल की मांग अन्ना हजारे कर रहे हैं उसको लेकर ये चर्चा हो रही है, आपको लगता है कि वो अतिवाद है? अन्ना हजारे का जन लोकपाल अतिवादी कदम है, उसको थोड़ा सा ये सब चीजें जो आप लोग की चिंताएं हैं इसको ध्यान में रखकर देखिए, मांग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उनकी जो मंशा समझ रहा हूं उस मंशा को मैं बतला दूं। वह यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का रोग जो आज भारत को कमजोर कर रहा है, भारत में गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, भारत को दुनिया की ताकतवर देशों की कतार में, विकसित देशों की कतार में नहीं खड़ा होने दे रहा है। उन्होंने पूरा ड्राफ्ट दिया है कि इसके आधार पर तैयार होना चाहिए बिल। मैं उसकी बात कर रहा हूं। हाँ, चिंता तो आपकी भी है, हमारी भी है, हम तो व्यक्तिगत रूप से मैं इस मत का हूं कि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद सर्वोपरि होती है जी। संसद से ऊपर कोई नहीं होता है। और इस तरह का जन लोकपाल बनेगा तो उसमें यह दिक्कत पैदा हो सकती है। अब यह तो देखना पड़ेगा, उसमें विचार करना पड़ेगा किस प्रकार का हम लोकपाल बनाते हैं जी। नहीं, जिस तरह का ड्राफ्ट लेकिन हमसे टीम ने दिया, मैं संसदीय लोकतंत्र में मैं किसी को मैं यह बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कोई संसद से भी ऊपर हो, इसे मानने को मैं कतई तैयार नहीं हूं। यह हमारा अपना व्यक्तिगत बात है। नहीं, लेकिन आपने जन लोकपाल का अध्ययन तो किया होगा। नहीं, फिर भी सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है किसी की संसद के प्रति जवाबदेही न हो, ऐसा कैसे होगा? संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या है? नहीं, वो तो कह रहे हैं ये तो मैं समझता हूं कि आचरण का भी को भी लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। उनका मत होगा, संसद में इस पर विचार होगा, जिस पर आम सहमति बनेगी वही उचित होगा जी। हाँ, राजनाथ जी से आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे और राजनाथ सिंह जी से अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। उनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी पार्टी कहां खड़ी है, किस तरह की रणनीति उन्होंने बनाई है इस चुनाव में उतरने की, इसे जीतने की। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी और आज हमारे मेहमान हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर के बारे में। राजनाथ जी,
उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों की घोषणा भी हो गई है और अब आपको चुनावी मैदान में तो आप पहले से ही घूम रहे हैं, लेकिन ये महसूस किया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के मामले में, अपने कैंडिडेट अनाउंस करने के मामले में बीजेपी सबसे पीछे है। क्या वजह है? देखिए, इसके पहले जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा हुए हों अथवा लोकसभा, आपने देखा होगा कि जब चुनाव बहुत नज़दीक आता है तब सारी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती रही हैं इसके पहले। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी ने इसमें इनिशिएटिव लिया, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने लगभग 150 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और शेष प्रत्याशियों की घोषणा भी 4-6 दिन के अंदर हो जाएगी। क्या रणनीति है इस चुनाव में? ये माना जा रहा है कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से है कि कौन नंबर 3 के जगह पर जाएगा, नंबर 1 और 2 की लड़ाई तय हो चुकी है। यह तो चुनाव परिणाम ही बतलाएगा कि क्या होगा। आपको क्यों लग रहा है कि आपको वोटर चाहेगा? वैसे देश दुनिया की जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं, जब भारत में काम करने वाली सारी राजनीतिक पार्टियों के कामकाज की समीक्षा करती हैं, तो समीक्षा करने के बाद सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि बेहतर हुकूमत चलाने का काम इस हिंदुस्तान में यदि किसी ने किया है तो या तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है या एनडीए ने किया है, यह सहज रूप से लोग स्वीकार करते हैं। जैसे 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार इस देश में चली है। आपने देखा कि भ्रष्टाचार, घोटाले, कोई मामले उस समय चर्चा में नहीं आने पाए, कहीं पर कोई मामला कोई उजागर नहीं कर पाया। तहलका तो उसी समय हुआ। तहलका तो बस केवल एक मामला लोगों ने वैसे ही खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी क्या हुआ है? तब से बहुत पानी गंगा जमुना में बह चुका है। अरे कितना पानी बह गया, अभी तो केवल 7 साल हुए। निशंक को हटाया है भ्रष्टाचार के आरोपों नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में हम लोगों ने नहीं हटाया है। ये तो हमारी एक स्ट्रेटजी का पार्ट था और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने राज्य की एक रणनीति बनाती है। उस रणनीति के तहत ही कि किसको हमको लीडर बनाना, किसको क्या करना, किसको किस मोहरे पर रखना। जैसे शतरंज के मोहरे होते हैं वैसे अन्ना हजारे कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के मामले में एक ग्रेजुएट है, एक पीएचडी है। आपके और कांग्रेस के बारे में नहीं, अन्ना हजारे तो पब्लिक की जो धारणा है आपकी पार्टी के बारे में भी बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और उनके इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं और मैं समझता हूं ऐसे व्यक्ति को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। सारे के सारे लोग राजनीतिक पार्टियों में करप्ट नहीं होते हैं, यह बात उनकी समझ में भी आनी चाहिए। ईमानदारी का ठेका कोई एक व्यक्ति नहीं लिया है। हम उनके आंदोलन का औचित्य को स्वीकार करते हैं, उसको महत्व देते हैं और मैं ये मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर सारा देश चिंतित था, उन्होंने चला है। लेकिन ये कोई जनरलाइज कर देगा कि सारे के सारे लोग भ्रष्ट हैं? नहीं, लेकिन पार्टी की इमेज के बारे में जब कांग्रेस के बारे में वो कहते हैं तब तो आप इस तरह से नहीं कहते हैं। नहीं, आपकी पार्टी में कह दिया तो आप नाराज कांग्रेस का जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने केवल, आपने देखा होगा इसी जो दूसरा टर्म ये प्रारंभ हुआ है कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का, और उसके पहले भी अथवा इसके पहले भी जब भी कांग्रेस रही है, जीप घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, चीनी घोटाला, कितने सारे घोटाले हुए, जो भी हुए हैं कांग्रेस के रिजिम में हुए। तो कांग्रेस के बारे में भी तमाम जगह घोटालों की चर्चा हो रही है। लेकिन हमसे छत्तीसगढ़ ले लीजिए, लेकिन हमसे कोई बिहार ले लीजिए, हर जगह घोटालों की चर्चा है। आप कांग्रेस पार्टी चूंकि उसी सरकार है, उसके बारे में ये स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार वह करते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन कोई व्यक्ति इस देश में नहीं कह सकता, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई पॉलिटिकल, सारे के सारे ही भ्रष्टाचारी हैं, यह कोई दावा नहीं कर सकता। नहीं, ये तो कोई कह भी नहीं रहा। नहीं, आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि वो ग्रेजुएट हैं और नहीं, पार्टी के बारे में कहा कि कांग्रेस और आपकी पार्टी में एक ग्रेजुएट है, एक पीएचडी है। नहीं, बिल्कुल बस इतना ही फर्क है। सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की भी जमात है, इसलिए जनरलाइज नहीं करना चाहिए इसको। अभी जो आरक्षण का मसला उठा है, 4.5% आरक्षण की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, इससे आपको लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस का जहां तक सवाल है, बराबर ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही करती है। लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए की जानी चाहिए। ठीक है, सरकार भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो बनाएंगी,
लेकिन सरकार बनने के बाद भी हम समाज का में कैसे अधिक से अधिक सुधार ला सकते हैं, कैसे पार्टी भी तो विकास कर हिंदू वोट सकते बैंक का ख्याल हैं रखती प्रदेश है। का और देश का। किसी ने कोई अपना वोट बैंक बना रखा, किसी ने नहीं बनाता है, लेकिन केवल सरकार चाहे जैसे भी हो सरकार हमारी बन जाए और हमारी सरकार चलती रहे। मैं समझता हूँ स्वस्थ राजनीति में यह अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन इस कदम से आपको भी तो फायदा हो सकता है। किस कदम से? आरक्षण के समाज को से अगर पोलराइजेशन हुआ तो जो हिंदू वोटों का पोलराइजेशन है वो आपकी तरफ भी तो हो सकता है। देखिए, समाज को तोड़ने के लिए जो भी कोई कदम उठाया जाएगा, हम उस कदम को अथवा उस फैसले को लाभ और हानि के तराजू पर कभी नहीं तोलते हैं। नहीं, मैं क्योंकि हम लेकिन वो होता है ना, वो तो होगा ना, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, भारत का संविधान आपको इजाजत नहीं देता है कि मजहब के आधार पर अथवा धर्म के आधार पर आप कोई रिजर्वेशन करो। तो आप क्यों करने की आप कोशिश कर रहे हो? क्यों समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? पहले से ही हो चुका है। कहां? केरल में, जहां भी हुआ हो, मैं आंध्र प्रदेश में धर्म और मजहब के आधार पर भी कहीं आरक्षण हुआ है तो मैं उसे उचित नहीं मानता हूं। क्या राजनाथ सिंह जी, अगर पार्टी आपकी उत्तर प्रदेश में जीतती है तो आप मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं, एक बार जो मैं बोल देता हूं उससे मैंने अपने राजनीतिक दिलचस्पी नहीं है आपकी उत्तर प्रदेश में? नहीं, अब उत्तर प्रदेश हमारा गृह राज्य है। उत्तर प्रदेश यदि हमारा कभी संकट की स्थिति में होगा तो मैं निश्चित रूप से वहां उस संकट का मुकाबला करने के लिए मैं जाऊंगा। लेकिन जहां तक राजनीति का प्रश्न है, अब तो मैं केंद्रीय राजनीति में हूं, इसलिए केंद्रीय राजनीति में जितना अपना योगदान कर सकता हूं, योगदान करने की कोशिश करूंगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में किसे आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं? सेंट्रल पार्लियामेंटी बोर्ड की बैठक कभी होगी तो इसका फैसला करेगी। राजनाथ सिंह जी की अब दिलचस्पी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। और अगर पार्टी की जरूरत हो तो एक समर्पित सिपाही की तरह आप कोई भी काम? नहीं, जरूरत क्या, मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी के लिए तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, सभी जगह जाता हूँ, सभी जगह पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी, आपका धन्यवाद इस बातचीत के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस पूरे खेल में आपने मुश्किल से 2 मोहरे चले हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी सारी चालें छिपा कर रखी हुई। नहीं, मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं ही नहीं, मैं बहुत सीधी सपाट राजनीति करने वाला हूं जी। हाँ, इसीलिए कम चला। राजनीति भी खेल है। अब ये है कि कुछ मोहरे चलकर दिखा देते हैं और कुछ छिपा कर रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग बड़े माहिर खिलाड़ी होते हैं, उन माहिर खिलाड़ियों में मैं नहीं हूँ। मैं बहुत ही सीधी और सपाट राजनीति करने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, जिनसे हम बात कर रहे थे लोकपाल और उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में उनकी पार्टी की रणनीति के बारे में। आज शतरंज के खिलाड़ी में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।